हेलो बच्चों, let us read the question. Two circular coils of wire, each having a radius of 4 cm and 10 turns, have common axis and are 3 cm apart. If a current of 1 ampere passes through each coil in the opposite direction, find the magnetic induction. First, at the center of either coil, and second, at a point on the axis midway between them. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर एक क्वेश्चन है। ये हमारे दो कॉइल हो गए C1 और C2, दोनों के रेडियस 4 सेंटीमीटर है और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर और दोनों सेम एक्सिस पर है। ये दोनों का कॉमन एक्सिस है। पहले कॉइल का सेंटर O1, दूसरे कॉइल का सेंटर O2, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है I की वैल्यू I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। दोनों का रेडियस हमको दिया हुआ है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अर्थात 4 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। दोनों बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है O1 से लेकर O2 तक का, ये 3 सेंटीमीटर अर्थात 3 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। और दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स भी बराबर दिए हुए हैं, अर्थात पहले में नंबर ऑफ टर्न्स N1 या दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स N2, ये बराबर दिया हुआ है 10। अब मैग्नेटिक इंडक्शन जहां हमको कैलकुलेट करना है उसमें से पहला है एट द सेंटर ऑफ आइदर कॉइल। तो चलिए हम किसी भी एक कॉइल के सेंटर पे निकालना है, मान लेते हैं कि हम O1 पे निकाल रहे हैं या O2 पे निकाल रहे हैं, किसी भी एक पे निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर O2 ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट O2, तो यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों कॉइल का होगा। दोनों कॉइल यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करेंगे O2 पर। I1 क्लॉकवाइज है, इसलिए इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा B1, ये टुवर्ड्स द कॉइल C1 होगा, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज है और इसका मैग्नेटिक इंडक्शन जो मिलेगा B2, ये इधर मिलेगा। दोनों दूसरे का अपोजिट होंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड O2 पर ये होगा दोनों मैग्नेटिक इंडक्शन B1 और B2 का डिफरेंस। तो पहले तो कॉइल C2 में जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण हम O2 पर मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम कर लें, मतलब B2 मालूम करें। चलो, तो एक कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट Ni। अब N की जगह यहाँ N2 हो गया, I तो खैर दोनों में सेम है। म्यू नॉट N2I म्यू नॉट Ni अपॉन 2R, ये फार्मूला होता है सेंटर के लिए। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू 10 I1 अपॉन 2, R2 हो गया 4 इंटू 10 का पावर -2।
तो 10 का पावर -2 से कैंसिल किया तो यहाँ पर बच गया 5 और 10 से कैंसिल किया तो बच गया यहाँ पर -4। 4 से कैंसिल किया तो इधर से भी 4 कैंसिल हो गया, तो ये हमको मिल रहा है π/2 इंटू 10 का पावर -4 टेस्ला। लेकिन कॉइल C1 के लिए यही पॉइंट O2 अब उसके एक्सिस पर होगा। तो एक सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम यहाँ पर B1 कह रहे हैं, बराबर होता है μ0 Ni r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, μ0 Ni r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ n की जगह हो जाएगा n1, r की जगह हो जाएगा r1, r की जगह r1। तो μ0 की वैल्यू हो गई 4 इंटू 10 का पावर -7, n1 10, i हो गया 1, r1 रेडियस 4 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, r1 फिर से 4 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर प्लस x, अर्थात सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर और फिर पूरे का पावर 3/2। अब देख रहे हैं 10 का पावर -2 का स्क्वायर दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो 4 इंटू 10 का पावर -7 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 10 का पावर -4 अपॉन 2। यहाँ पर 10 का पावर -2 को मैंने बाहर कर लिया तो इसका पावर भी बाहर हो गया और ब्रैकेट के भीतर बच गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और फिर पूरे का पावर 3/2। यहाँ 10 से कैंसिल किया, ये 10 को 10 का पावर -4 से तो -3 और -7 -3 ये हो गया -10। 2 से चाहो तो कैंसिल कर लो इसको, तो ये हो गया 8। तो 4 इंटू 8 इंटू 10 का पावर -10 अपॉन 10 का पावर -4, ये 10 का पावर -2 का स्क्वायर, 10 का पावर -4 का पावर 3/2 और ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर का पावर 3/2। 4 इंटू 8 इंटू 10 का पावर -10 अपॉन 10 का पावर -4 का पावर 3/2। 2 से कैंसिल करेंगे तो इधर हो जाएगा 2 और 2 इंटू 3 हो गया 6, 10 का पावर -6। ऐसे ही 2 और 2 कैंसिल कर दें तो 5 का पावर 3 मतलब 125। अब ये पूरा कैंसिल कर दें तो यहाँ हो जाएगा 4, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 32 पाई ऑन 125 इंटू 10 का पावर -4 टेस्ला, ये हमारा आ गया B1। तो ध्यान देना कि B2 हमको मिला था π/2 इंटू 10 का पावर -4 टेस्ला और B1 मिल रहा है 32 पाई अपॉन 125 इंटू 10 का पावर -4 टेस्ला। सो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट O2 B, ये बराबर मिल रहा है B2 माइनस B1। दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। B2 है π/2 इंटू 10 का पावर -4 और यह 32 पाई अपॉन 125
इंटू 10 का पावर -4। सो पाई इंटू 10 का पावर -4 इतना तो कॉमन ले लिया, तो 1/2 माइनस 32/125। सो पाई इंटू 10 का पावर -4, एलसीएम आ गया 250, 125 तो मिल रहा है 61 पाई अपॉन 250 इंटू 10 का पावर -4 टेस्ला। ये हुआ एक कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम अपने सेकेंड पॉइंट पे आ रहे हैं, एट मिड पॉइंट, यानी दोनों कॉइल के बीच में यहां चाहिए। तो यहां पर पहला कॉइल मान लीजिए कि B1 डैश मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ये तो उसी की तरफ होगा B1 डैश, और यहीं पे इसी पॉइंट पर दूसरा जो कॉइल है वो B2 दे रहा है और ये इसकी तरफ होगा। है ना, दोनों मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि करंट दोनों में अपोजिट है। तो B1 या B2 दोनों ही एक्सिस पर हो गए, तो ये मिलेगा μ0 Ni R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, दोनों इक्वल है, आर एक्स सब इक्वल है, और इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड भी जो कि B1 माइनस B2 होगा अर्थात 0 होगा। तो दोनों के बीच में मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नेटिक इंडक्शन किंतु अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यह है इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।